नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की भूगोल के अध्याय 8 के बारे में। ठीक है मित्रों, इसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव। ठीक है, तो इस अध्याय में हम हमारे भारत देश की जलवायु तथा वनस्पति एवं वन्य प्राणियों के बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों, आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट 30 है। ठीक है मित्रों, तो कृपया कर कम से कम 30 लाइक मेरी वीडियो पे आप दे दीजिए। ठीक है मित्रों, तो आइए और मेरी वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, कृपया कर वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है मित्रों, आइए तो आज का अध्याय हम पढ़ते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं। आप दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। क्या आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है? तो देखिए मित्रों, मौसम क्या है, आप यहीं से मौसम लिख सकते हैं कि मौसम क्या होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। ठीक है, तो हमारा हर प्रतिदिन, ठीक है, डेली के डेली हर दिन मौसम थोड़ी सा अलग होता है। वायुमंडल, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो थोड़ी अलग होता है। हर दिन कुछ ना कुछ आपको जैसे कि गर्मियों में किसी दिन अलग तापमान रहेगा, फिर किसी और दिन अलग तापमान रहेगा, किसी दिन तापमान कम रहेगा, किसी दिन तापमान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बारिश के मौसम में किसी दिन बारिश ज़्यादा होगी, किसी दिन बारिश कम होगी। ठीक है, तो इसी को दिन प्रतिदिन होने वाले इन्हीं परिवर्तनों को क्या बोला जाता है, मौसम कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तथा कभी ठंडा होता है। कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब बहुत दिन तक मौसम गर्म रहता है तब उसको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तब हमें क्या नहीं होती, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ पसंद करते हैं। ठीक है, जब अधिक दिन तक गर्म रहता है मौसम तो हम क्या करते हैं, सूती कपड़ों को पहनते हैं। ठीक है, और खाने और पीने की ठंडी पदार्थों को पसंद करते हैं। ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें हम ठंडे पदार्थ लेते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब हमें क्या होती है, ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊनी वस्त्र हम कब पहनते हैं, जब हमें ठंड लगती है। तो जब बहुत दिन तक मौसम कैसा हो, ठंडा हो, तब हमें ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। उस मौसम को हम ठंड का मौसम कहते हैं। और जब गर्मी होती है, जब बहुत दिन तक मौसम कैसा हो, गर्म हो, तो उसे हम गर्मी का मौसम कहते हैं। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। ठीक है, ठंड में कैसी होती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिन में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ठंड के दिन हम क्या करते हैं, हम गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में मुख्य मौसम है, तो देखिए कब से कब तक यहाँ पे दिया गया है कि किस माह से लेके किस माह तक हमें ये मौसम देखने मिलते हैं। तो आपके पेपर में ऐसा आ सकता है कि आपको कब से कब तक कौन सा मौसम हमारे देश में रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्दी का मौसम किस माह से किस माह तक रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिसंबर से लेके फरवरी तक ठंड का मौसम, फिर मार्च से मई तक गर्म मौसम, फिर जून से सितंबर तक तथा दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम कैसा रहता है, ये वर्षा का मौसम रहता है जून से लेकर सितंबर तक। अक्टूबर और नवंबर मानसून लौटने का समय होता है, मतलब शरद। ठीक है, तो ये अपने 4 मौसम हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। ठीक है, तो शरद का मौसम कब होता है, अक्टूबर नवंबर में, जब मानसून लौटने लगता है। और मानसून आता कब है, जून में मानसून हमारे देश में आ जाता है, और जून से सितंबर तक तथा दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम रहता है, जिसमें हमारे देश में वर्षा होती है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे देश में ये मौसम का वर्गीकरण किया गया है। किसका वर्गीकरण किया गया है, मौसम का वर्गीकरण किया गया है, शीत ऋतु। अब आइए शीत ऋतु के बारे में जान लेते हैं। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। देखिए मित्रों, इसके बारे में हम
पहले अध्याय में बात कर चुके हैं कि कब शीत ऋतु होती है और कब ग्रीष्म ऋतु हमारे उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। ठीक है मित्रों, तो अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर बताएं कि मैंने उन अध्यायों में क्या बताया था। देखिए, हमने उन अध्यायों में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, विषुवत रेखा के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमारी पृथ्वी कुछ 6 महीने के समय अंतराल पे क्या होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन में परिवर्तित होती है, तो उसी समय हमारे देश में तापमान कम और ज़्यादा होता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्मी एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मालूम पड़ गई कि लू किसे कहा जाता है। तो लू किसे कहा जाता है? जिस दिन गर्म एवं शुष्क पवन बहती है। ठीक है, क्या जिस दिन गर्म एवं शुष्क पवन बहती है तो उसे लू कहते हैं। ठीक है मित्रों, आओ खेलें। यहाँ पे कुछ खेल की चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ के कर सकते हैं और खेल कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, बेसिकली यहाँ पे ये खेलने की चीज़ है, इसे हम किसी और दिन खेलेंगे। ठीक है मित्रों, आप ये खेल खेलेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो जो भी कक्षा 6 का विद्यार्थी है वो इस खेल को ज़रूर खेल के देखे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे हिंदी में वर्षा क्या बोलेंगे? वर्षा। और उर्दू में वर्षा को बोलते हैं बारिश। ठीक है, क्या बोलते हैं? बारिश। और मराठी में बोलते हैं पाउस, और बंगाली में बोलते हैं बोरसा। ठीक है मित्रों, क्या बोलते हैं? बोरसा। ठीक, तो ये कुछ शब्द हैं जो वर्षा के अलग अलग भाषा में वर्षा को बोला जाता है। अब पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या बारिश के मौसम के बारे में। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ठीक है मित्रों, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे देश में आता है उसमें क्या होता है? ये मानसून आता है और आगे बढ़ता हुआ हमारे पूरे देश में बारिश करता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ियों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक है मित्रों, तो क्या होती है? ये पवन जब नम वायु जब हमारे स्थल क्षेत्र की ओर आती है, और अब आपको पता होगा हमारे भारत देश के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, और भी बहुत ऊंचे ऊंचे बीच बीच में पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारी नम पवनें किससे टकराती हैं? ये नम पवनें पहाड़ से टकराकर वर्षा करती हैं। ठीक है, ये नम पवनें क्या होता है? ये नम पवनें क्या होती हैं? पहाड़ के बीच में फंस जाती हैं और वहाँ पे फंस के बारिश कर देती हैं। मानसून लौटने का समय, तो ये मानसून लौटने का समय है। ठीक है, जो कि होता है अक्टूबर नवंबर में। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून लौटने का समय मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बारिश होती है। ठीक है मित्रों, तो देखिए, जब मानसून आता है तो हमारे उत्तरी भाग में पानी बरसता है, और जब ये बारिश वापस जाती है जब मानसून वापस जाती है तो हमारे पूर्वी घाट पे, ठीक है मित्रों, कहाँ? पूर्वी घाट पे हमारे देश में बारिश होती है, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हमारे पूर्वी घाट पे स्थित है। ठीक है, तो ये अक्टूबर, इसका अर्थ क्या हुआ? अक्टूबर एवं नवंबर के मध्य में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होती है। इस स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का औसत जलवायु कहते हैं। क्षमा कीजिए, मैं फिर से पढ़ता हूँ। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन गया, जलवायु किसे कहते हैं? तो अब उसका उत्तर आप क्या देंगे? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी है। ठीक है, किससे लिया गया है? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, तो हमारे देश की स्थिति कैसी है? उष्णकटिबंधीय स्थिति है, इसलिए वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर
निर्भर है। ठीक है, हमारे देश की जो कृषि है वो किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आइए इसे पढ़ते हैं। अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी? तो हाँ मित्रों, जरूर फसल प्रभावित होगी। अगर किसी वर्ष वर्षा नहीं हुई तो उसकी वजह से फसल प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा होगा। ठीक है मित्रों, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा ना हो। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। ठीक है, तो किसी भी देश की जलवायु इन चार चीज़ों पर निर्भर करती है। उस देश की स्थिति क्या है, वो ऊंचाई क्या है उस देश की, और वह समुद्र तल से कितना दूर है, और उस देश का उच्चावाच कैसा है। तो इन चार चीज़ों पे उस देश की जलवायु निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। ठीक है, तो हमारे जो देश की जलवायु है उसमें क्या है? क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे हर जगह अलग अलग आपको ऊंचाई और समुद्र से दूरी भी अलग अलग मिलेगी। ठीक है मित्रों, इसलिए राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, तो हमारे जो राजस्थान है वहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो देखिए मित्रों, क्यों पड़ती है? क्योंकि ये राजस्थान कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो कैसा है? वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, तापमान कम होता जाता है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। ठीक है मित्रों, आप तटीय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जलवायु कैसी मिलेगी? वहाँ पे आपको जलवायु सामान्य मिलेगी, ना ही तो आपको ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लगेगी और ना ही ज़्यादा ठंड लगेगी। आपको वहाँ पे चिपचिपा मौसम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। ठीक है, तो जो हमारी कोलकाता समुद्र तट वाले जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे क्या होती है? बहुत ही अधिक आर्द्रता होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? चिपचिपी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है मित्रों, देखिए हमारे देश में एक क्षेत्र है मौसिनराम। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? मौसिनराम, जहाँ पे विश्व सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ विश्व में। ठीक है, और जबकि जैसलमेर ऐसा स्थान है जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे चित्र बना है, इस चित्र को देख लेते हैं। तो ये वनों का विभाजन किया गया है। ठीक है मित्रों, क्या किया गया है? यहाँ पे ये वनस्पति का विभाजन है। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर उद्गामी परत, फिर 40 मीटर तक बेतान, फिर 20 मीटर तरुण वृक्ष, 5 मीटर झाड़ी वाली परत, फिर 1.5 मीटर इसमें घास वगैरह आ जाती है। ठीक है मित्रों, ये भूमि परत, तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है मित्रों, अब आइए प्राकृतिक वनस्पति। अब हम वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के उत्पाद जीवन देखते हैं। ठीक है, हम अपने चारों तरफ आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के पादप जीवन है। ठीक है, इसे हमने विज्ञान में भी पढ़ा था। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, कुछ में ऐसी होती है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वो लंबे वृक्ष होते हैं और उनमें बहुत सारी शाखाएं एवं पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल, ये सारे वृक्ष हो गए। ठीक है, और कुछ
कुछ वृक्ष ऐसे मिलेंगे जिनमें पत्तियों की संख्या बहुत कम होती है, जैसे नारियल का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया। ठीक है मित्रों, इसमें तने भी नहीं होते। ठीक है मित्रों, क्षमा कीजिए, तना नहीं, शाखाएं नहीं होती। ठीक है, नारियल के पेड़ में आप शाखाएं नहीं देखेंगे। नारियल का पेड़ कैसा होता है, सीधा ऐसा ऊपर गया होता है और उसके सिर्फ यहाँ ऊपर पत्ती और फल लगे होते हैं। ठीक है, घास, झाड़ी तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। देखिए, ऐसी वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता के उपज जाती हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है मित्रों, देखिए इन सब के बारे में हमने विज्ञान में हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है मित्रों, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने वृक्षों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारे चारों ओर वृक्ष, ये हमने अध्याय पढ़ा था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधे झाड़ियों के बारे में उस अध्याय में समझ सकते हैं। ठीक है मित्रों, उसकी मैं लिंक यहाँ इसमें नोटिफिकेशन में दे दूंगा। ठीक है मित्रों, क्षमा कीजिए, नोटिफिकेशन कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रहेगी, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ आई बटन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन होता है, इसमें भी उसकी जानकारी मैं डाल दूंगा। वो विज्ञान का अध्याय है जिसमें मैंने उसमें समझाया है पेड़ पौधों के बारे में। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो बताइए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? हमारे लिए वन बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, वन बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ठीक है मित्रों, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये प्रयास तो किए जाते हैं मित्रों, लेकिन ये प्रयास काफ़ी नहीं है, हमें और भी अधिक प्रयास करने होंगे। ठीक है मित्रों, आइए यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है, इसे हम पढ़ते हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्मदिन पर नीम का एक पौधा रोपा। ठीक है, लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम का एक पौधा रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिले थे, तितलियां अपने चारों ओर मंडराती थीं। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेलते थे। ठीक है मित्रों, तो देखिए आजकल तो ऐसे घर नहीं बनते कि जिसमें बहुत सारी जगह हो और हम अपने चारों ओर पेड़ पौधे लगा सकें। तो आप भी अपने जन्मदिन पर किसी ऐसी जगह पे पेड़ पौधों का रोपण कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी जगह हो। ठीक है मित्रों, और उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें वनों से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये वन के उपयोग हैं। देखिए क्या क्या मिलता है, दवाइयाँ, आश्रय स्थल, चारा, ईंधन, ठीक है, खेल का सामान, फर्नीचर, शहद, फल, गोंद एवं लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, रबड़। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों और वन से मिलती हैं और पेड़ मिट्टी को भी बांध कर रखते हैं।
आइए जानते हैं वन्य प्राणियों के बारे में। तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास स्थान होता है। तो देखिए मित्रों, वन में कितने सारे वन्य जीव निवास करते हैं। ठीक है मित्रों, ये किसी न किसी प्रकार से हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ठीक है मित्रों, हम इनकी ज़िंदगी को और ये हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। ठीक है मित्रों, सरीसृप का अर्थात होता है जैसे सांप, छिपकली जैसे जानवर। ठीक है, उभयचर वे होते हैं जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। पक्षी आप समझते ही होंगे पक्षी क्या होते हैं। स्तनधारी मतलब जो सिर्फ भूमि पर निवास करते हैं। कीट मतलब छोटे छोटे कीड़े। कृमि मतलब जो इल्लियाँ होती हैं उन्हें हम कृमि बोलते हैं, आप उन्हीं को कृमि मान सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये भी क्या है, रेंगते हैं। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। ठीक है, तो जो हमारा गिर वन है वो एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ठीक है, तो हाथी कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, इसके अतिरिक्त दूसरे जानवर हैं जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, और अभी नामीबिया से हमारे देश में तेंदुओं को भी क्षमा कीजिए, हाँ मित्रों, तेंदुओं को ही हमारे यहाँ पे चीता को नामीबिया से लाया गया है। ठीक है मित्रों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चीतों को कहाँ से लाया गया है। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसमें से मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। ठीक मित्रों, तो हमारे देश में बहुत से उद्यानों का निर्माण किया गया है जो कि इन सभी जानवरों की रक्षा करते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें कोई भी आ जा नहीं सकता। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो देखिए मित्रों, हमारे आसपास तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अधिकतर जगह पे ये पाए जाते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कोबरा तथा कैरत प्रमुख हैं। ठीक है, तो हमारे देश में भी बहुत से सांप पाए जाते हैं जिनमें से कोबरा एवं कैरत 2 प्रमुख सांप हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति को बता सकते हैं? तो मित्रों, आप इसे भी एक मानचित्र लीजिए और अलग अलग पशु विहारों को बताइए। मैं इन्हें आपको मानचित्र पे बताऊंगा, लेकिन अभी हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर मैं किसी और वीडियो में इन चीज़ों के बारे में आपको एक शॉर्ट वीडियो ला दूंगा जिसमें आप सीधे इन पशु विहारों को सुन लीजिए। जो भी हमारे देश के बाघ परियोजनाएं हैं उन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो छोटी सी 5 मिनट की वीडियो होगी, जिसे आप जल्दी और बार सुन सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए, ये हमारे देश के अलग अलग जानवरों की फ़ोटो दी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वन्य जीव अपने क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों
जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। देखिए मित्रों, हम बहुत से दिवस मनाते हैं, ठीक है, जैसे हिंदी दिवस हो गया, और भी बहुत से दिवस होते हैं। जैसे वन्य जीवों के निवास स्थान के लिए हम लोग क्या अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह बनाते हैं। और भी ऐसे विभिन्न प्रकार के, जैसे हम स्वच्छता दिवस मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये सारे दिवस हम मनाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम लोगों में इसके लिए जागरूकता उत्पन्न होती है, ठीक है मित्रों, क्योंकि दिखता है, असल में सामने दिखता है, लोगों की क्रियाकलाप दिखती हैं, उनमें बिल्कुल भी इन दिवस बनाने का कोई भी जागरूकता उनके ऊपर नहीं आती, ठीक है मित्रों। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए मित्रों, आप ही बताएं। इनके कारण खासतौर पे हमारी प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है मित्रों, कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी जागरूकता नहीं आती, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पेपर की कटिंग दी हुई है कि किस समय ये जागरूकता के लिए ही बताया गया, यहाँ पे कब से ये चीज़ें हो रही थी। शिकारी बाघ को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघ को रखा जाता है? तो बताइए मित्रों, आपने ऐसे कहाँ पे देखा है? आप बता सकते हैं। देखिए, प्रवासी पक्षियों के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश में बहुत से प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं? पिंटल, बतख, क्रिल्लू, ठीक है मित्रों, क्या है? क्रिल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे देश भारत आती है, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ प्रवासी पक्षी थे जो कि मैंने अभी आपको बताए। आइए अब आ गया है हमारा अभ्यास, जिसे हम करेंगे। तो कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? तो कौन सी पवन मित्रों बताइए? मानसूनी पवन हमारे देश में बारिश लाती है। अब इसका क्या महत्व है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों है मित्रों, बताइए मित्रों, ये मानसूनी पवन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हमारा जो देश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो हमारे देश में फसलें हमारे देश में इसी मानसूनी पवन पर निर्भर करती है, ठीक है। हमारे देश की जो फसल है वो किस पे निर्भर करती है? इसी मानसूनी पवन पर निर्भर करती है। अगर फसल नहीं होगी तो हम खाना पीना भी नहीं खा सकेंगे, ठीक है मित्रों, क्योंकि फसल ही नहीं होगी। तो इसलिए मानसूनी पवन हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। आइए भारत के विभिन्न मौसमों के बारे में मैं आपको फिर से अध्याय में लेके चलता हूँ और मैं बता देता हूँ, तो आप उतने पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है मित्रों। तो देखिए, ये हमारे देश के मौसम हैं जिन्हें आप उनके महीनों के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। ये है पूरा इतना हमारा मौसमों के बारे में, हमारे देश के प्रमुख मौसम, ठीक है। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम, ठीक है। फिर मार्च से मई तक गर्मी का मौसम। फिर जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसे वर्षा कहते हैं। और अक्टूबर और नवंबर में कौन सा मौसम होता है? मानसून के लौटने का मौसम है, जो कि शरद ऋतु हम उसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? शरद ऋतु कहते हैं, ठीक है। आप इनके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। ये देखिए लिखा है शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। फिर हम और नीचे आएंगे तो और नीचे लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, ठीक है। फिर मानसून लौटने का समय या फिर शरद ऋतु। आप इनके बारे में डिटेल में भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो देखिए, जो कि बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप ही स्वयं ही उग जाती है, ठीक है मित्रों। स्वयं ही क्या है? उग जाती है। उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, ठीक है मित्रों। इसके बारे में मैं आपको यहीं से बताता हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति
देखिए मित्रों, ये लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो देखिए, घास, झाड़ी तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो आप यहाँ से अपने पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना पूरा यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो भी कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए मित्रों, अगर आपने पाठ को, अध्याय को ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर बता पाएंगे। तो कौन सा है? मैसिन राम। ठीक है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, जंगली बकरी एवं हिम तेंदुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो कहाँ बहती हैं मित्रों, बताइए। दक्षिण पश्चिम, तो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें। ठीक है, कहाँ से? समुद्र से स्थल की ओर। अब आइए खाली स्थान भर लेते हैं। गर्मी के दिनों के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं मित्रों? जिन्हें लू कहा जाता है। ठीक है, गर्मी के दिन में समय में क्या शुष्क एवं गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती। तो कब होती है? जब मानसून लौटता है। ठीक है मित्रों, कब? जब मानसून लौटता है, तो मतलब शरद ऋतु के समय में। ठीक है, मानसून के लौटने का जो समय होता है अक्टूबर नवंबर का, उस समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। गुजरात के खालिस्तान तथा खालिस्तान वन निवास करता है, तो गिर वन में। ठीक है मित्रों, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, किनका निवास है? गुजरात के गिर वनों में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का हमारा अध्याय। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मित्रों, यहाँ पे भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादर और नगर हवेली की है सिलवासा। दमन द्वीप की है दमन। लक्षद्वीप की है कवरत्ती। पुदुचेरी की है पुदुचेरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख की लेह। ठीक है मित्रों, तो आप इन्हें गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है मित्रों, मैंने पिछले अध्याय में 8 बताए थे। ठीक है मित्रों, तो वो मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि अधिकतर जगहों पे जब मैंने इसको सर्च किया तो अधिकतर जगहों पे मुझे केंद्र शासित प्रदेश 8 मिले थे। ठीक है मित्रों, वहाँ पे क्या दिया हुआ था? 8 इसका उत्तर दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इस पुस्तक में ये पूरे 9 बताए गए हैं। तो ये 9 हमारे क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे राज्यों के नाम भी पढ़ लेते हैं। राज्य और उनकी क्या दी हुई है? राजधानी दी हुई है। तो आंध्र प्रदेश की क्या है? हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। फिर अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। असम की है दिसपुर। बिहार की है पटना। छत्तीसगढ़ की है रायपुर। गोवा की है पणजी। गुजरात की है गांधीनगर। हरियाणा की है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की है शिमला। झारखंड की है रांची। कर्नाटक की है बेंगलुरु। ठीक है, केरल की है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, मध्य प्रदेश की है भोपाल। महाराष्ट्र की है मुंबई। मणिपुर की है इम्फाल। मेघालय की है शिलोंग। मिजोरम की है आइजोल। नागालैंड की है कोहिमा। उड़ीसा की है भुवनेश्वर। पंजाब की है चंडीगढ़। राजस्थान की है जयपुर और सिक्किम की है गंगटोक। तमिलनाडु की है चेन्नई। राजस्थान की है जयपुर। ठीक है, फिर तेलंगाना की है हैदराबाद। उत्तराखंड की है देहरादून। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। त्रिपुरा की है अगरतला और पश्चिम बंगाल की है कोलकाता। ठीक है मित्रों, तो ये इस पुस्तक में दिए हुए हैं, आप इस पुस्तक के हिसाब से इन्हें याद कर सकते हैं। बाकी मैं इनके बारे में भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हम हर राज्य के बारे में, उसकी राजधानी के अलावा उस राज्य के राजकीय पशु पक्षियों के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है,
ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की राजकीय वहाँ की राज्य भाषा क्या है, वहाँ का राजकीय पशु कौन है, इन सब के बारे में भी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत। हाँ मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं, आज ये भूगोल का आखिरी अध्याय था जो कि आज ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक हम पढ़ेंगे पूरी। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।